हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 12th बिजनेस स्टडीज। सो स्टूडेंट्स, अब बारी है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने की। दैट इज द अनदर सब टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसको स्टार्ट करने से पहले टेक आउट योर कंसेप्ट रजिस्टर एंड टेक आउट योर Q&A रजिस्टर, जिसमें हम केस स्टडीज नोट डाउन करेंगे। So all students, you all are at favorite YouTube channel loved by all students in India, that is Magnet Brains, which provides free quality education, absolutely fully organized complete courses along with daily practice problems, and we make you prepare for CBSE board as well as state board of kindergarten to class 12th, यानी K to 12 की सारी classes आपको मिल जाती हैं absolutely free of cost. If you want e-notes or e-books, the links are given in the description below. एक और अच्छी बात, हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम का चैनल भी है। सो अगर आपकी पहचान में कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं या फिर आप ही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, तो वहाँ पर आप जाके सारे लेक्चर्स चेकआउट कर सकते हो। स्टेट बोर्ड्स के साथ CBSE बोर्ड में हम आपको रिफ़र करवाते हैं NCERT एज वेल एज रिफ्रेशर्स, तो रिफ्रेशर्स भी हम कवर करेंगे एंड NCERT भी कवर करेंगे। सो निकाल लीजिए अपना कंसेप्ट रजिस्टर और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में अभी तक हमने देखा कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो तो एक गाइडिंग लाइट है, और गाइडिंग लाइट है वो हमें हेल्प करते हैं कि पर्टिकुलर सिचुएशन या प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। जैसे इक्वालिटी की दिक्कत आ रही है तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, कमांड देने की दिक्कत आ रही है तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, और एक डायरेक्शन में काम करवाना है तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, डिसिप्लिन की दिक्कत आ रही है तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो ये जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स लगा के ट्रायल एंड एरर कर करके ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स करके प्रिंसिपल्स बने हैं, ये एक गाइडिंग लाइट है जो कि जनरल है। ठीक है, अब उसको अप्लाई कैसे करना है वो मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, ये अभी तक हमने सीखा। अब हम ये सीखने वाले हैं कि आखिर ये प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस है। सो फर्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिराइव देयर सिग्निफिकेंस फ्रॉम यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करके एक चैप्टर होता है, उसमें यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी, यानी किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करके सामने वाले को कितना सेटिस्फैक्शन मिला, कंज्यूमर को कितना सेटिस्फैक्शन मिला, वो होती है यूटिलिटी। यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं उनका इम्पॉर्टेंस है उनके यूज़ से, यानी उसको यूज़ करके मैनेजमेंट को कितना बेनिफिट मिला। ठीक है, सेम कंसेप्ट यहाँ पर है बट अप्रोच अलग है। So they provide useful insights into managerial behavior and influence managerial practices. The significance of the principles of management can be discussed with the terms of following points. तो अब हम सारे पॉइंट्स देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। सो ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर्स को हेल्प करते हैं कि वो यूज़फुल, जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर्स को हेल्प करते हैं, यानी वो यूज़फुल है, और रियलिटी चेक दिलवाते हैं ताकि वो प्रिंसिपल्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन और अपनी सिचुएशंस के हिसाब से कस्टमाइज कर सके। ओके, सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियल वर्ल्ड situations. Adherence to these principles will add to their knowledge, ability and understanding of the managerial situation and circumstances. It will also enable the managers to learn from past mistakes and conserve time by solving the recurring problems quickly. As such, management principles increase managerial efficiency. अब एग्जाम्पल देखते हैं। मैनेजर कैन लीव रूटीन डिसीजन मेकिंग टू हिज सबऑर्डिनेट्स एंड डील विथ एक्सेप्शनल सिचुएशंस विच रिक्वायर हिज और एक्सपर्टीज बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। ठीक है, सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स को एक रियलिटी चेक देते हैं कि आप कितने यूजफुल हो सकते हो इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्सन है मिस्टर राम, एक पर्सन है मिस्टर राम। ये केस स्टडी आपके पेपर में पूछी जा चुकी है। सो जो मिस्टर राम है ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन का काम सिंगल हैंडेडली एज ए मैनेजर हैंडल करते हैं और कभी भी अपना काम डेलीगेट नहीं करते, जिस वजह से जब भी कोई उनकी कुछ प्रॉब्लम में नीड होती है, ही इज नेवर अवेलेबल। अब
ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो अनअवॉइडेबल है और इनकी ज़रूरत है। सो इनने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन का यूज़ किया। सो प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन ये बोलता है कि अपना काम दूसरों को डेलीगेट करो और आप एज अ मैनेजर कोर एक्टिविटीज़ में ध्यान दो। जैसे बिजनेसेस, जो ऑटो पार्ट्स बिजनेसेस होते हैं या फिर बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, वो क्या करते हैं, कोर एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं, और जो नॉन कोर एक्टिविटी होती हैं जैसे स्पेयर पार्ट्स का प्रोडक्शन, वो आउटसोर्स कर देते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैनेजर है अगर वो ही काम करने लगेगा तो प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा, इसलिए उसने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन का यूज़ किया, जो इस एग्जाम्पल में समझाया गया है। ओके, सो हमें इसमें क्या क्या नोट डाउन करना है, हमें इसमें नोट डाउन करना है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड द मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू द रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। ओके, फिर नेक्स्ट आप देखें, managers it will also enable managers to learn from the past mistakes and conserve time by solving recurring problems quickly। मान लीजिए आपको सबसे पहले आपने कोई मॉक दिया, ठीक है, कोई भी आप एंट्रेंस की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपने उसका मॉक दिया, आपने मॉक दिया और वो 120 क्वेश्चंस का पेपर था, ठीक है, और उसमें से आपको केवल 40 मार्क्स आए, जबकि आप उसकी तैयारी 6 मंथ से कर रहे हो। ठीक है, तो आपके इस मॉक में क्या क्या मिस्टेक्स हुई, ये आखिर ये 80 क्वेश्चन गलत हुए तो क्यों हुए, आपने इसका प्रॉपर एनालिसिस किया, और सारी जो मिस्टेक्स थी आपकी उसमें से कौन सी मिस्टेक्स पुराने मॉक्स से यहाँ पर भी रिपीट हुई थी और कौन सी मिस्टेक्स न्यू थी, वो आपने एक सेपरेट कॉपी में नोट डाउन किया और प्रॉपर मॉक एनालिसिस किया कि आखिर मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने ये प्रैक्टिस को बार बार रिपीट करा, एनालिसिस किया और रेक्टिफाई किया, एनालिसिस रेक्टिफाई, और उस रेक्टिफाई से क्या हुआ कि आपके जो मॉक के मार्क्स हैं धीरे धीरे बढ़ के आ गए 70 पर। तो आपने क्या देखा कि मैनेजर्स के प्रिंसिपल जब जब गलत होते हैं, ठीक है, तो वो एनालिसिस करते हैं कि हम कहाँ गलत हैं। जैसे आपने मॉक का एनालिसिस किया और आपने क्या किया, अपनी मॉक्स को रिस्क फ्री, एरर फ्री बना दिया। ठीक है, कैसे, बाय प्रॉपर एनालिसिस एंड बाय एलिमिनेटिंग मिस्टेक्स। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर मैनेजर्स क्या करते हैं, अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखते हैं और वो बार बार उन रिकरिंग प्रॉब्लम्स को बार बार सेम रिपीट नहीं करते, ताकि और ऐसी प्रॉब्लम्स आए तो फटाफट चुटकी में रिजॉल्व हो जाएं। ओके, उनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। सो ये दोनों पॉइंट्स थे जो आपको नोट डाउन करने थे, और एग्जाम्पल में वो आप ड्रॉ कर सकते हो कि सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट कर देना ताकि प्रॉब्लम पे ध्यान दे सके प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। हेडिंग डालिए नेक्स्ट पॉइंट की। सो स्टूडेंट्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है कि सारे रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना कि वेस्टेज एकदम कैसा हो, मिनिमम वेस्टेज। ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो एंड रिजल्ट को सीख कर रहा है, पॉजिटिव एंड रिजल्ट को सीख कर रहा है, यानी आप लॉसेस नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लॉसेस नहीं एक्सपेक्ट करती। रिसोर्सेज बोथ ह्यूमन एंड मटेरियल अवेलेबल विद इन द कंपनी आर लिमिटेड। लोग भी लिमिटेड होते हैं, सामान भी लिमिटेड ही होता है। दे हैव टू बी पुट टू ऑप्टिमम यूज। By optimum use we mean that the resources should be put to use in such a manner that they should give maximum benefit with minimum cost। यानी रिसोर्सेज को आपको इस तरह से एलोकेट करना है कि आपकी एफिशिएंसी भी हो इन द ऑर्गेनाइजेशन प्लस इफेक्टिवनेस भी हो। ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट मिले, मैक्सिमम बेनिफिट मिले, बट कॉस्ट कम लगे। प्रिंसिपल इक्विप द मैनेजर्स foresee the cause and effect relationships, their decisions and action. As such, wastages are associated with the trial and error approach can be overcome। ठीक है, जब भी वेस्टेजेस की बात आती है तो हम ट्रायल एंड एरर अप्रोच से प्रिंसिपल अप्लाई करके उन वेस्टेजेस को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे जब आप मॉक दे रहे थे तो जब जब क्वेश्चंस गलत हो रहे थे तो आपने उनको बार बार स्टडी करके और अपने एरर्स को कम किया। सिमिलरली यहाँ पर भी जब
ह्यूमन या मटेरियल रिसोर्सेज ऑप्टिमम तरीके से यूज़ नहीं हो रहे, वेस्ट हो रहे हैं, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी अचीव नहीं हो रही, तो आप ट्रायल एंड एरर करके कोई प्रिंसिपल्स लगा के उसको ठीक कर सकते हो. ओके. इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन necessitates impersonalization of managerial conduct, so the managerial power is used with due discretion. Principles of manager limit the boundary of management discretion so that the decision may be free from any personal prejudices and biases. यानी principles of management flexible होते हैं, तो इसलिए personal bias और जो conflicts होते हैं वो उससे free होते हैं. आप अपने हिसाब से flexibly उन्हें approach कर सकते हो to the given situation. जैसे for example in deciding the annual budget, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को उनका एनुअल बजट डिसाइड करना है फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जैसे परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, rather than personal preference, manager discretion is bounded by the principle of contribution to the organization objectives. ठीक है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कितना कंट्रीब्यूट करेगा, हर डिपार्टमेंट ने अपनी पर्सनल बात नहीं बताई, मैनेजमेंट ने बोला कि प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से आपको इतना इतना कंट्रीब्यूट करना है और वो सेट कर दिया ताकि लड़ाइयाँ ना हो. सो यही चीज़ यहाँ पर बताई कि एनुअल बजट में आप कितना कंट्रीब्यूट करोगे वो पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है, प्रिंसिपल यूज करो एंड अप्लाई करो. राइट. तो सेम चीज़ अपन ने यहाँ पर देखी थी कि मेन गोल क्या है, इफेक्टिवनेस अचीव करना, मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम मैक्सिमम आउटपुट. ठीक है, मेन ऑर्गेनाइजेशन का गोल यही है. अगर ये अचीव नहीं हुआ तो फिर ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत हो सकती है. सो हमारी हेडिंग थी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ let's move to scientific decisions. The next significance, decision must be based on facts, thoughtful and justifiable in terms of intended purposes. Okay, they must be timely, realistic and subject to measurement and evaluation. Management principles helps in thoughtful decision making. They emphasize logic rather than blind faith. Management decisions taken on the basis of principles are free from bias and prejudice. They are based on objective assessment of the situation. अब साइंटिफिक डिसीजंस क्या बोला कि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो वो लॉजिक पे बेस्ड होना चाहिए. ऐसा नहीं कि अच्छा वो ऐसा करते थे तो अपन ऐसा करते हैं, नहीं, लॉजिक दो कि वो क्यों ऐसी चीज़ है. फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है, उससे उनके मैनेजर ने पूछा कि आपने पर्टिकुलर मंथ में आपने सेल्स कितनी जनरेट करी या फिर आप क्यों नहीं अचीव कर पाए टारगेट. तो उनने बोला मुझे नहीं पता, ऐसा तो होता ही है, ये टारगेट वो भी तो नहीं अचीव कर पाए इसलिए नहीं मैं नहीं अचीव कर पाया. उनके पास कोई लॉजिक था ही नहीं, बिकॉज ही वॉज वेरी लेजी, वेरी लेथार्जिक एंड ही वॉज नॉट सो मच वर्कोहॉलिक जो ऑर्गेनाइजेशन उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी. ठीक है, तो उन्होंने ऐसे जजमेंट्स दिए, ऐसे आंसर्स दिए जिसमें कोई लॉजिक नहीं था एंड ही वॉज फायर्ड. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऐसी चीज़ें टॉलरेट नहीं करती. सो डिसीजन कैसा होना चाहिए, फैक्ट्स पे बेस्ड होना चाहिए. सबसे पहले कोई भी डिसीजन हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, आप बताओ क्यों हुआ ऐसा, बेटर हुआ तो क्यों हुआ और नीचे गिरे तो क्यों गिरे, ताकि आगे आने वाले समय में आप उनको एवेलुएट कर पाओ, जस्टिफाई कर पाओ. ठीक है, सब्जेक्ट टू मेजरमेंट होते हैं प्रिंसिपल्स, उनको हमें एवेलुएट करना पड़ता है. यहाँ पर अपन लॉजिक देखते हैं, ब्लाइंड फेथ नहीं देखते. जैसे मैं बोलूँ अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो वहाँ से अगर अपन जाते हैं तो बुरा होता है, क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है? नहीं है, बस लोगों ने इस पर अंधविश्वास है कि लोगों ने उसको मान लिया है. ठीक है, बट ये ट्रू नहीं है. आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस, इट इज़ नॉट ट्रू कि कुछ बुरा हो. ठीक है, और ये एक मिथ है. राइट. तो ब्लाइंड फेथ और लॉजिक में फ़र्क होता है. कोई भी मैनेजमेंट जब भी कोई डिसीजंस लेती है तो उसमें लॉजिक होना चाहिए, ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए. राइट. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट. अगर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स डायनामिक नेचर को अडेप्ट नहीं कर पा रहे तो वो प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए. जैसे आज के ज़माने में अगर बिजनेस ऑनलाइन नहीं है सो दे डू नॉट एग्जिस्ट. सिमिलरली अगर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल इन्वायरमेंट को अडेप्ट नहीं कर पा रहे, टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही है उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहे, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है. राइट. सो ऑल्दो द प्रिंसिपल्स आर इन द नेचर ऑफ जनरल गाइडलाइंस, but they are modified
एज सच हेल्प द मैनेजर टू मीट द चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। जैसे पैंडेमिक के टाइम पर हर ऑर्गेनाइजेशन ने सारे ऑपरेशंस वर्क फ्रॉम होम कर दिए थे, सारे वर्कर्स जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे थे उनको रिमोट जॉब्स दे दी थी, और उनकी मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स थे वो भी अलग अलग कस्टमाइज हो गए थे उनके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। सो अगर आप चेंज कर पा रहे हो अपने आप को विद द गिवन बिजनेस इन्वायरमेंट सिचुएशंस तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। यू हैव ऑलरेडी सिचुएटेड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल टू अडेप्ट dynamic business environment. For example, management principle emphasizes on division of work and specialization. In the modern times, this principle has been extended to the entire business, whereby companies are specializing in their core competency and divesting the non-core business. In this context, one may cite that the decision of Hindustan Lever Limited in divesting the non-core business of chemical and seeds. ओके, नाउ यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ बीपीओ का लेवल। सम कंपनीज आर आउटसोर्सिंग देयर नॉन कोर एक्टिविटीज लाइक शेयर ट्रांसफर मैनेजमेंट एंड एडवर्टाइजिंग टू आउटसाइड एजेंसी सो मच दैट इवन द कोर प्रोसेस सच एज R&D, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग आर बीइंग आउटसोर्स टुडे। सो मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स में एक्चुअल क्या बातें कही गई हैं आपके NCERT में, देखिए स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये एक न्यू कंपनी है, इनका कोर वर्क है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब क्योंकि कंपनी बनी है, अभी इसमें केवल 10 लोग हैं और इनको इन्वेस्टर्स से पैसा चाहिए, तो इनको फास्ट पेस पे काम करना है, ठीक है, और इनको और भी लोगों की हायरिंग करनी है। तो इन्होंने क्या किया, अपना पूरा ध्यान इन 10 मेंबर्स में से एक पर्सन मैनेजमेंट देख रहा है पूरी कंपनी की, और बाकी 9 के 9 लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हैं। तो इन सभी लोग ने अपना पूरा ध्यान किस पे लगाया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, और साथ साथ जो हायरिंग वाला काम है, यानी सही कैंडिडेट चुन के देना, ये काम एक HR एजेंसी को आउटसोर्स कर दिया, ठीक है। जो रिफ्रेशमेंट्स वाला एरिया है, वो लोग खुद रिफ्रेशमेंट नहीं बनाते, ये भी क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया कि डेली इस टाइम पर आपको रिफ्रेशमेंट्स दे के जाने हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो सॉफ्टवेयर है, कुछ सॉफ्टवेयर्स उन्होंने आउटसोर्स कर दिए कि आप ये बना के दो, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स मतलब करने का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, पर ये स्लाइड्स बनाने का टाइम मुझे नहीं मिलता क्योंकि मैं पूरा दिन पढ़ाती हूँ। हाँ, मैं स्लाइड्स पढ़ती ज़रूर हूँ, रिव्यू ज़रूर करती हूँ, ठीक है, पर मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता स्टूडेंट्स कि मैं ये स्लाइड्स को बनाऊँ, खुद से पावर पॉइंट बनाऊँ, क्योंकि पूरे लेक्चर में मुझे हेल्प की नीड होती है। सारे लेक्चर्स को स्मूथली मैं रन कर पाऊँ, टाइमली कोर्स कंप्लीट कर पाऊँ, तो मैंने स्लाइड्स बनाने का काम आउटसोर्स कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब एक और चीज़, मैं एक होम मेकर हूँ, ठीक है, मैं घर संभालती हूँ, पर तब तो मैं घर के पूरे काम संभाल सकती हूँ। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं वर्किंग वुमेन हूँ जैसे कि अभी, पर घर के जो काम है वो मैंने आउटसोर्स कर रखे हैं, जैसे लंच, जैसे क्लीनलीनेस, ये सारी चीज़ें मैं दूसरों से करवाती हूँ और खुद नहीं करती, तो ये होता है आउटसोर्सिंग। जब कंपनीज अपनी कोर एक्टिविटी पे फोकस करती हैं और नॉन कोर एक्टिविटीज़ आउटसोर्स कर देती, नॉन कोर यानी जो कंपनी के लिए ईजिली बाहर से सस्ते में अवेलेबल है, ठीक है, उनको बनाने में वो चीज़ महंगी पड़ रही है। इस तरह से चलता है। कुछ कंपनीज क्या करती है, जैसे शेयर ट्रांसफर मैनेजमेंट आउटसोर्स कर देती है, एडवर्टाइजिंग अपनी आउटसोर्स कर देती है। आपने देखा होगा बॉलीवुड के जो हीरो हीरोइंस होते हैं, उनका सोशल मीडिया अकाउंट वो खुद नहीं हैंडल करते, कोई सोशल मीडिया एजेंसी हैंडल करती है, राइट। So much so that even the core processes such as R&D, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, आजकल ये भी आउटसोर्स हो रहे हैं। यानी कंपनी सिर्फ बन तो जाती हैं आजकल, बट मैक्सिमम काम आउटसोर्स होके ही हो रहे हैं। सो मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स यही बोलता है कि आप इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट करो, चेंज करो, इसके साथ साथ इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पे ध्यान दो। कोर एक्टिविटीज़ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, नॉन कोर एक्टिविटीज़ आप दूसरों को दे सकते हो। ओके, now let's move to the next topic,
दैट इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिलायंस फाउंडेशन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इतने स्कूल सेटअप किए। रतन टाटा जी ने जो कोविड-19 का पैंडेमिक का टाइम था उसमें कितना सपोर्ट किया फाइनेंशियली, और आज भी वो कितने ज़्यादा फाइनेंशियली CSR एक्टिविटीज़ करते हैं इन द नेम ऑफ कंपनी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अंबानी जी ने रिलायंस फाउंडेशन के नाम पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल्स फ्री कर दिया था एम्बुलेंसेज के लिए इन द कोविड-19 पैंडेमिक। और आज इतने स्कूल्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, नीता अंबानी जी कंस्ट्रक्ट करवा रही हैं, वनतारा ऑर्गेनाइजेशन है फॉर वाइल्ड लाइफ। तो इतनी सारी चीज़ें ये क्या हैं? दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ CSR एक्टिविटीज़। अगर मैं फ्री एजुकेशन दे रही हूँ स्लम एरियाज़ को फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, तो ये क्या है? CSR एक्टिविटीज़ है। ओके, अब फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये क्या होती है स्टूडेंट्स? ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंपनी सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट करे, उनके मैनेजमेंट सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट करे। सो द इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ पब्लिक forces business, especially limited companies, to fulfill their social responsibility. Management theory and management principles have also evolved in response to these demands. Moreover, the interpretation of principles also assumes newer and contemporary meanings with the changing times. So if we were to talk about equity today, it does not apply to wages alone. It allows to the value of customer, care for the environment, dealings with the business would all come under the purview of this principle. As an application of this principle, we find that public sector undertaking have developed entire township, as for example BHEL has developed Ranipur in Haridwar, Uttaranchal. सो आपने देखा CSR एक्टिविटी लिमिटेड नहीं होती, आप किसी भी प्रकार से किसी भी सेक्टर की हेल्प कर सकते हो और ये ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, अब आते हैं श्री महिला ग्राम उद्योग केस स्टडी पे। ये केस स्टडी आपकी NCERT में गिवन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ये केस स्टडी एक लीडिंग एग्जाम्पल है जहाँ पे बिजनेस को CSR से कंबाइन करके वर्क किया। इट इज़ ऑल वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी वुमेन्स के लिए है एंड इट इज़ रिलेटेड टू लिज्जत पापड़। ओके, सो आप सभी ने कभी ना कभी अपने घर में लिज्जत पापड़ तो मंगवाया ही होगा एंड खाया होगा, बट इस लिज्जत पापड़ की जो केस स्टडी है वो पूरी वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वुमेन, बाय द वुमेन एंड फॉर द वुमेन। जैसे हम सिविक्स में पढ़ते थे ना बचपन में, डेमोक्रेसी इज ऑफ फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। सो सिमिलरली यहाँ पर भी सेम ही लाइन लिखी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वुमेन, बाय द वुमेन एंड फॉर द वुमेन। सो ये वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है। बट CSR एक्टिविटी और बिजनेस कैसे कंबाइन हो रहा है, चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टोरी ऑफ श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर वुड बी मैनेजर्स। अगर आप आने वाले समय में मैनेजर्स बनना चाहते हो तो ये वाली स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। इट शोज हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन कंबाइन बिजनेस विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपका नाम भी होगा कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हो, साथ साथ में आपका बिजनेस भी चलता जा रहा है। ओके, एंड मेक्स इट स्टेक होल्डर्स सेल्फ रिलायंट। द स्टेक होल्डर्स आर वेरियस वुमेन who numbering over 45,000 are given the task of making lijjat papads which are famous for their quality throughout the world. So यहाँ पर 45,000 से ऊपर महिलाएं हैं जो लिज्जत पापड़ बनाती हैं और क्वालिटी लिज्जत पापड़ बनाती हैं और उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। द ऑर्गेनाइजेशन started with modest loan of ₹80 and now worth around 650 crores. It exports exceed 60 crores. आज फॉरेन कंट्रीज में भी आप जाओगे जैसे US, यूरोप, यहाँ पर भी लिज्जत पापड़ एक्सपोर्ट हो रहे हैं, राइट। सो जहाँ वो 80 रुपये के लोन से स्टार्ट हुई थी, आज 650 करोड़ तक वो पहुँच चुकी है। देयर एक्सपोर्ट्स मेड थ्रू द मर्केंट एक्सपोर्टर कंट्रीज लाइक UK, USA, मिडल ईस्ट, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, होलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कंट्रीज। इतनी कंट्रीज में वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। One of the main sources for their success can be attributed to the core values which they have stuck to since its inception in 1959. Now, it has shown that how it is possible to combine Gandhian values with the business. Shri Mahila Graha Udyog Lijjat Papad is a synthesis of 3 different concepts:
core values, namely first the concept of business यानी लिज्जत पापड़ बनाना, नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ फैमिली, यानी फैमिलीज में फैमिली जो है वो महिला चलाती है और महिला अगर कुछ काम कर रही है तो वो एक वैल्यू एडिशन ही है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ डिवोशन, वो बहुत ही ज़्यादा डिवोशन से कुछ भी प्रकार का खाना आप चाहे घर के लिए बनाए चाहे बाहर के लिए बनाए वो बनाती हैं, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज़ पर ही ऑर्गेनाइजेशन बनी है, बिजनेस, डिवोशन एंड फैमिली। All these concepts uniformly followed in this institution. As a result of this synthesis, a peculiar Lijjat way of thinking has developed therein. ठीक है, थिंकिंग भी अब लिज्जत पापड़ की तरह ही हो गई है, क्वालिटी वाली। नाउ बिसाइड्स द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, द इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विद इट ऑल मेंबर सिस्टर्स had adopted the concept of mutual family affection, concern, trust. All the affairs of the institution are dealt with in a manner similar to that of a family carrying out its own daily household chores. But the most important concept adopted by the institution is the concept of devotion. ठीक है? Now, for member sisters, employees, well-wishers, the institution is never merely a place to earn one livelihood. It is a place to worship, to devote one's energy, not for his or her own benefits, but for the benefit of all. Lijjat provides scholarships to the children of Papad Roller Sister members who pass out in 10th and 12th standard every year so as to enable the lady members to encourage their children for education. Apart from that, ये इतनी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स हमने देखा कि लिज्जत पापड़ जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरी वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। अब ऑफ द वुमेन, बाय द वुमेन, फॉर द वुमेन। और लिज्जत पापड़ वो बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रोलर मेंबर सिस्टर्स, यानी वो पापड़ को रोल करती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि वो एम्प्लॉई हैं और उनको एम्प्लॉई का दर्जा दिया गया, नहीं, वो एज अ फैमिली वर्क कर रहे हैं। 80 रुपये के लोन से स्टार्ट हुई कंपनी आज 650 करोड़ की पहुँच चुकी है। इतने ज़्यादा एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर, हम उन्हें वहाँ एक्सपोर्ट करते जाते हैं, जैसे यूएस, हॉलैंड एक्सेट्रा। ऑस्ट्रेलिया में भी एक्सपोर्ट्स होते हैं जो मैंने आपको नाम बताए थे। सो आपने देखा कि अगर आप वुड बी मैनेजर्स हैं तो आप बिजनेस को एज अ बिजनेस नहीं फैमिली की तरह समझ के भी रन कर सकते हैं। अगर आपके एम्प्लॉय को कोई दिक्कत होती है तो आप उसको एज अ फैमिली मेम्बर समझें और उसकी प्रॉब्लम को समझें, जितना हो सके आप उसे रिजॉल्व करने का ट्राई करें। जैसे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, इन्होंने जो लेडी पापड़ रोलर्स हैं, जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये जो लेडीज़ हैं इनके जो बच्चे हैं जो 10वीं और 12वीं की शिक्षा चालू करने वाले हैं, एजुकेशन चालू करने वाले हैं, इनको उन्होंने फ्री स्कॉलरशिप्स देना चालू किया ताकि एजुकेशन प्रमोट हो सके, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनको पेमेंट तो मिल ही रही है और एक हेल्दी वर्किंग कंडीशन मिल रही है, उनको एक फैमिली की तरह रखा जा रहा है, वैल्यूज़ उनकी रिस्पेक्ट की जा रही है। सबसे बड़ी बात, पढ़े लिखे ना भी हैं तो भी जॉब है, ठीक है, तो भी जॉब है। आज के ज़माने में अगर महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं या पुरुष भी पढ़े लिखे नहीं हैं, दोनों मेल फीमेल में एजुकेशन लैकिंग है, तो जॉब मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और जो होम मेकर्स हैं वो भी इस तरह की जॉब को कर सकते हैं। इट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वुमेन, बाय द वुमेन एंड फॉर द वुमेन। और ये बहुत इंस्पायरिंग है कि आप बिजनेस तो कर रहे हो, साथ में अपने एम्प्लॉयज़ को इतनी वैल्यू दो कि वो बेनिफिट ऑफ ऑल को देखे, इंडिविजुअल बेनिफिट को ना देखे। आज कॉरपोरेट्स इतनी ज़्यादा टॉक्सिक हो गई हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय की सैलरी देते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है वेदर दे आर सिक, वेदर दे आर in trouble, whether they are not happy, whether they are not provided good working conditions, तो ये सब चीज़ों पे नहीं देख रहे हैं। बट ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन सब एरियाज में फोकस कर रही हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कर रही है और अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखनी है। जैसे मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है फ्री एजुकेशन, इजंट इट गुड। सो ये भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन ही है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये है श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ की कहानी, जो एक लीडिंग एग्जाम्पल है कि आप बिजनेस तो कर रहे हो और आप ग्रो भी कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अपने अंदर थोड़ी सी जो सेंसिटिवनेस है टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़ वो लेके आनी है। ओके, नाउ मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, ये सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एट द कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी।
As such, these are used for the basis of management training, education and research. जब भी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देनी है कि मैनेजमेंट कैसे होती है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है, रिसर्च प्रोवाइड करनी है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ही, कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं और कब कब किस किस सिचुएशन में अप्लाई होंगे. यू मस्ट बी अवेयर दैट द एंट्रेंस टू द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इज प्रिसीडेड बाय मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट. यानी अगर आप आज IIM में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको कैट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा. अगर आप 12th के बाद IIM में जाते हो इंटीग्रेटेड कोर्स BBA प्लस MBA के लिए, तो आपको IP मैट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा. तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि एंट्रेंस होता है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के लिए. Do you think that these tests could have been developed without an understanding of management principle and how they have been applied in different situations? These principles provide basic groundwork for the development of management as the discipline. Professional courses such as MBA, BBA also teach the principles as a part of their curriculum. जैसे आप 12th में पढ़ रहे हो, वैसे big जो courses हैं BBA integrated programs, उसमें भी आप पढ़ते हो. ठीक है, so training education में principles काम आते हैं. These principles enable refinement of management practices as well as facilitating the development of new management techniques. इस principle से आप नई नई techniques भी बना सकते हो, जैसे operations, research, cost accounting, just in time, Kanban, Kaizen, ये भी develop हुए हैं जो आप आगे सीखोगे. Okay students, तो ये था NCERT की theory of this topic. इसको आपको पूरा याद नहीं करना, सिर्फ फोकस करना है इंपॉर्टेंट एरियाज पे. सो दिस वाज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल. बहुत ही कंसेप्चुअल है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें अपन ने देखा, फर्स्टली ये अपन ने देखा श्री महिला ग्राम उद्योग की जो केस स्टडी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद बिजनेस, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट, साइंटिफिक डिसीजन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट, और एक और इम्पॉर्टेंट था लास्ट वाला एजुकेशन एंड रिसर्च, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च. तो ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं उनका जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको लर्न करना है फॉर द पेपर. पूरे बड़े पैराग्राफ्स नहीं लर्न करने, थोड़ा जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो आप एलिमिनेट कर सकते हो, बट मेन कीवर्ड्स, केस स्टडीज, इस सब को ध्यान रखना. ओके, एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पर्टिकुलर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था इस पर्टिकुलर चैप्टर में. सो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है एंड हम इस चैप्टर के 4th सेशन सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फिनिश कर चुके हैं एंड आगे हम पढ़ेंगे इसके फर्दर टॉपिक्स, जैसे फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स, टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट, फ्यूल और टेलर का कंपैरिजन, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लाइक द वीडियो इफ़ यू हैवंट येट, क्योंकि हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको फ्री एजुकेशन कंप्लीट ऑफ किंडरगार्टन टू क्लास 12th. और ये जो प्लेटफॉर्म है मैग्नेट ब्रेन्स, इसके यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट है, यहाँ पर आपको सारे वीडियो सिस्टमैटिकली मिल जाएंगे. कोई लाइव लेसन्स होने हो तो इस पर क्लिक करना. शॉर्ट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं टू गिव यू द अपडेट्स एंड गिव यू सम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन. एंड वीडियोज़ में हमारे वीडियोज़ अपलोड होते हैं ऑन अ डेली बेसिस, तो जब वीडियो अपलोड हो तभी देख लीजिए ताकि डिले ना हो. ओके स्टूडेंट्स, हम आपको हमारी वेबसाइट पे प्रोवाइड करते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और वी मेक यू प्रिपेयर फॉर CBSE बोर्ड एज वेल एज ऑल दीज स्टेट बोर्ड्स. अगर आपको वैदिक मैथ्स या फिर स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में इंटरेस्ट है तो आप वो भी देख सकते हो. अगर आपको ई-नोट्स या ई-बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और ये है हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स जिससे आप हमारी टीम से जुड़ सकते हो. सो देखते हैं अगले सेशन में कि अगला क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे.